हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो साथियों, यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो आपके सीटेड लेवल के क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कॉन्सेप्ट के होंगे। तो सीटेड आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहीं से पूछता है, इसके बाद आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर 30 प्रश्न है यहाँ पर, अगर आपका 30 प्रश्न तैयार हो गया तो समझ लीजिए आपका 120 प्रश्न तैयार हो गया। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप लोग जो है कमेंट में ए बता देते हो कि इसका ए सही है, इसका बी सही है। कुछ लोग वहाँ पर ए नहीं बता पाते हैं कि ये किस नंबर का सही है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट का बताते हो वहाँ फर्स्ट आप डाल दिया करो, कोई फर्स्ट का बी सही है, 3 का ए सही है, ऐसे, क्योंकि वो समझ नहीं आता है। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताया करो। आप लोग स्कोर नहीं बताते हो तो स्कोर जरूर बताया करो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ठीक है, आपको एक चीज़ यहाँ से मिल गई कि जीन पियाजे के अनुसार, इसका मतलब जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है ना। आपका एक यहाँ से आपका उत्तर निकल के आ रहा है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? तो 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहला है आपका संवेदीगामक अवस्था, है ना, संवेदीगामक अवस्था। और दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चौथा है आपका क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 0 से 2 वर्ष, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त 11 से ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको अवस्थाएं भी पता लग गई और किसका सिद्धांत है ये भी पता लग गया। अब आपको पूछा क्या गया है यहाँ पर कि जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो आप देख लीजिए किसकी बात की जा रही है? 2 से 7 वर्ष की बात की जा रही है। 2 से 7 वर्ष, इसका मतलब मूर्त, इसका मतलब किसके बीच में है? तो मूर्त अवस्था के बीच में है। आपको मूर्त कहाँ पर दिख रहा है? सी ऑप्शन, बिल्कुल आप लॉक करिए सी ऑप्शन को। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सॉरी यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर पूर्व नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, पूर्व नहीं दिख रहा है यहाँ पर। नंबर 2 आपका पूर्व ही है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर पूर्व क्या है आपका? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। प्रश्न नंबर 2 है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण या फिर संश्लेषण या फिर मूल्यांकन। तो यहाँ से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, है ना। सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा कि सब जो मूल्यांकन वाले हैं उनको सबसे पहले आप हटा दीजिए। अब आपको ज्ञान और ज्ञान दोनों ऑप्शन को ए और डी में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कोई चीज़ आप देखते हो तो उसको आप सीखते हो, अपने अंदर उसको ग्रहण करते हो, उस चीज़ को आप अर्जित करते हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका ज्ञान कहलाता है कि नहीं? जब ज्ञान कहलाता है तो उसके बाद आप उसका बोध करते हो कि हमने उस चीज़ को सीखा कि नहीं सीखा। सिंपल सी बात कि आप मोटरसाइकिल चलाना सीख गए, इसका मतलब मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। उसके बाद आपको उसको बोध करोगे कि हम चलाना सीख गए कि नहीं, उस पर आप चिंतन करोगे, मनन करोगे, बोध होगा आपको कि सीख गए कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप चलाओगे, उसका प्रयोग करोगे। ठीक है, उसके बाद उसका विश्लेषण करोगे, उसमें छानबीन करोगे। विश्लेषण का मतलब होता है कि उसको देखोगे कि कैसे, क्या इस किस चीज़ से बना है, कैसे चलता है ना, क्या चीज़ करने से चल जाएगा। उसके बाद संश्लेषण करोगे, उसमें उसका छानबीन करोगे। लास्ट में क्या आएगा? मूल्यांकन आपका हो जाएगा कि हम कितना बेटर, कितना अच्छा इस मोटरसाइकिल को चला लिए। तो लास्ट में आपको मूल्यांकन जहाँ दिखे वो आपका सही है, और पहले आपका ज्ञान जहाँ पर दिखे वो आपका सही है। सबसे पहले आप ज्ञान ग्रहण करोगे, लास्ट में आपका मूल्यांकन होगा। वो चाहे आप कोई चीज़ सीख रहे हो, वो चाहे सीडीपी हो,
हिंदी हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज्ञान लास्ट में ये भी कटा आपका, यहाँ पर ज्ञान आया है, ये भी कटा। यहाँ पर मूल्यांकन तो आया है, पहले ज्ञान भी आया है, लेकिन पहले यहाँ पर अनुपयोग आ गया है, पहले आप उसका बोध करोगे, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 3 है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है, यानी कि संबंध रखते हैं, है ना। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो भाषा विकास से संबंध रखते हैं? आपने चौमस्की का नाम सुना है, चौमस्की जो है वो भाषा विकास से संबंध रखते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नहीं, मैस्लो तो आवश्यकता का सिद्धांत दिए हैं, आवश्यकता का सिद्धांत, जिसको प्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें आपकी मांसपेशियों का गति लगे, बल लगे, है ना। किसमें बल लगता है भाई? कुछ करने में, जिसमें आपकी मांसपेशियाँ हिले डुले। तो दौड़ोगे तो क्या होगा? बल लगेगा ना। फुदकोगे तब भी लगेगा, कहीं चढ़ोगे तब भी आपकी मांसपेशियों का। लेकिन लिखने में क्या है, किसका लग रहा है? नहीं, सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण नहीं है, पूछा है निगेटिव। आंसर क्या करोगे? निगेटिव, यही आपका हो जाएगा निगेटिव, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 5 है कि पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पठन वैकल्प बहुत बार सीटेट में आता है, जो कि समझ नहीं आता है ना। पठन वैकल्प यहाँ पर पूछा गया है कि पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। इसका मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात की जा रही है, यानी अधिगम अक्षमता की बात की जा रही है कि पठन वैकल्प, जो बच्चे पठन वैकल्प हैं उनकी पहचान हम कैसे की जाती है। इसका मतलब कोई ये पठन वैकल्प क्या है? कोई एक विकार है ना, कोई एक विकार है। तो एक कैसा विकार है? ये जो है रीडिंग डिसेबिलिटी है। जो बच्चे पढ़ने में अक्षम होते हैं, पठन का मतलब पढ़ने में, वैकल्प मतलब अक्षम होते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अक्षम होते हैं उनकी पहचान पठन वैकल्प से की जा सकती है। तो ए ऑप्शन है, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को करने। तो मैंने आपको बता दिया ना, पठन वैकल्प का मतलब, पठन का मतलब क्या होता है? पढ़ने। तो जो बच्चे पढ़ने में अक्षम है, लिखने में अक्षम है, उनकी जो है पता लगाया जाता है पठन वैकल्प से। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? दार्शनिकता की सभी बच्चों, यहाँ पर है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न 6 है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? समावेशी का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा का विचार क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का क्या है? अधिकार है। सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों की उनकी योग्यता के आधार पर अलग कर दो। अलग करना आपका निगेटिव है। बच्चों को अलग नहीं करना है ना, कि उनके योग्यता के आधार पर जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं उनको आप अलग कर दो, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, है ना, जिसको कहते हैं, आप कह लीजिए कि मंद बुद्धि के बच्चे, उनको आप अलग कर लो। तो अलग नहीं करना, पृथक नहीं करना, सभी बच्चों को समान कक्षा में समान के साथ, विशिष्ट के साथ आप शिक्षा दीजिए, क्योंकि वह उनका अधिकार है। सी ऑप्शन है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए नामांकित करना, कि जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं उनको आप रजिस्टर में उनका नाम दर्ज कर दो, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग कर दो, ग्रेड लेवल पे शिक्षा का दे दो, है ना। तो ये गलत है। जब भी ग्रेड लेवल की शिक्षा की बात की जाए वो गलत है। शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे अपने दैनिक जीवन को अच्छे से संवार सकें। और डी ऑप्शन है, अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक संस्थान, कि जो बच्चे जो है प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल खोला जाए, जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं उनके लिए अलग खोला जाए स्कूल। तो ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर समावेशी शिक्षा के पीछे जो अंतर्निहित विचार है वो है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ए ऑप्शन को लॉक करिए।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो को हेल्प मिल सके और भी लोगों को। प्रश्न नंबर 7 है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? जी, सीटेट ऐसे ही प्रश्न पूछता है घुमा फिरा कर। क्यों? आसान प्रश्न पूछ दे, सभी बच्चे क्लियर ना कर लें, तो सीटेट ऐसे ही प्रश्न पूछता है जो कि समझ ना आए, है ना। आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है कि प्रश्न कैसे हैं। जबकि पेडागोजी के प्रश्न हैं बहुत आसान होते हैं, लेकिन आप प्रश्नों को समझोगे तभी आसान होगा, नहीं तो नहीं। पूछा क्या गया है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन है? कि अगर एक कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना चाहते हैं आप और विकास को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं कि जिससे जेंडर रूढ़िवादिता कम हो जाए और बच्चों का विकास हो, है ना। कहाँ पर? कक्षा में। तो एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर एक ही लिंग के समूह बनाएंगे तो उससे जेंडर रूढ़िवादिता कम होगी। बी ऑप्शन है कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है कि लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। और डी ऑप्शन है कि समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा भाई? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुछ लोगों का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है, गलत। ए नहीं, देखो अगर कक्षा में आप जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना चाहते हो तो क्या आप एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाओगे कि सिर्फ आप लड़के लड़कों को भर्ती कर लो, तो उससे क्या जेंडर रूढ़िवादिता कम हो जाएगी क्या? बताइए। अगर आप लड़कियों, सिर्फ आप कक्षा में लड़कियों, एक ही स्कूल में सारी लड़कियां ही पढ़ाएं, तो क्या आप उस जेंडर रूढ़िवादिता कम होगा? बताइए कम होगा क्या? नहीं हो, कम होगा ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं? और क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, कि ये लड़के हैं ये लड़कियाँ हैं उनकी उपेक्षा करना। भाई इसी को तो कम करना है, जब इसी को कम करना है तो ये उपेक्षा क्यों करना है? डी ऑप्शन समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाना, गलत, एकदम गलत। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आप समान यानी कि मिश्रित लिंग समूह बनाओ और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अरे भाई जेंडर रूढ़िवादिता की बात की जा रही है ना। जहाँ लड़कों और लड़कियों में अंतर पाया जाएगा, है ना, वहाँ क्या कहते हैं कि गुण दोष निकाला जाएगा, तो वहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता तो होगा ही होगा, और उसी को तो कम करना है। प्रश्न नंबर 8, एक बाल केंद्रित कक्षा हुआ है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर बालक की बात की जाती है ना। तो यहाँ पर बताइएगा भाई, आंसर कीजिए आप लोग। ए ऑप्शन है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, क्या वो बाल केंद्रित कक्षा है? या फिर बी ऑप्शन है लचीला, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्या वो बाल केंद्रित कक्षा है? सी ऑप्शन है कि केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग किया जाता है, केवल पाठ्यपुस्तक ही उपयोग किया जाता है, क्या ये बाल केंद्रित कक्षा? या फिर डी ऑप्शन है कि अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता, कि अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर अलग करता है, क्या ये बाल केंद्रित कक्षा है? तो जो बच्चे तेज हैं उनको आप अलग करिए, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको आप अलग करिए, क्या ये बाल केंद्रित कक्षा है? बताइए कौन सा लॉक का होना चाहिए? तो फिर यहाँ पर फिलहाल लॉक हो जाएगा बी ऑप्शन, कि बाल केंद्रित वह कक्षा वह है जहाँ पर एक अध्यापक लचीला होता है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। अगर एक जुड़वा बच्चा भी पैदा होता है तो उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया। चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर आया कोफा के द्वारा, वर्दाइमर के द्वारा, कोहलर के द्वारा, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन को लॉक करिए। ये सभी कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये सभी हैं गेस्टाल्टवादी, है ना, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। प्रश्न नंबर 10 है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार बच्चों के स्तर पर शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के स्तर पर शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ए ऑप्शन है विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना, कक्षा शिक्षण के स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना। जो पॉजिटिव आंसर हो, जो सबसे अच्छा आंसर हो, बताइए कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन कट जाएगा, याद करना। आप उसको ऐसे गोला कर दिया करो, है ना, गोला कर दिया करो तो अच्छे से आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। या तो आप ऐसे कर लिया करो, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया ना, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ऐसे। तो यहाँ पर है कि एनसीएफ 2000 के अनुसार बच्चों के स्तर पर शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है कि कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। ठीक है, यही आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, बच्चा बहुत छोटा है। प्रश्न नंबर 11 है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, बताइए। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, ये है संवेदीगामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर, है ना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आपको यहाँ पर देखना है कि समूह में है ना कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो किशोरावस्था तक कहाँ तक आपका गया, अमूर्त तक गया ना आपका, किशोरावस्था 11 से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन पहले नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन कट गया। यहाँ पर देखिए ए नहीं, पहले नहीं, इसलिए ए ऑप्शन कट गया, है ना। यहाँ पर अमूर्त है, सबसे लेट है, सबसे मतलब लेट क्या कह सकते हैं, सबसे लास्ट में है, इसलिए ए भी ऑप्शन कट गया। सबसे पहले तो आपको ए देखना है ना, संवेदीगामक अवस्था। संवेदी यहाँ पर मूर्त है, यहाँ पर अमूर्त है, ए ऑप्शन कट गया। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि संवेदीगामक अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, उसके बाद पूर्व नहीं दिख रहा 2 से 7 वर्ष, तो मूर्त को लगा दीजिए। मूर्त के बाद क्या आ जाएगा, आपका अमूर्त आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक होता है। ठीक है, नहीं समझे। यहाँ पर संवेदीगामक अवस्था है और यहाँ पर संवेदी देखो पहले नंबर पे है ना, जब पहले नंबर पे है तो ए यहाँ पर लास्ट है, इसलिए ए यहाँ कट गया, डी ऑप्शन यहाँ पर लास्ट है, इसलिए ए ऑप्शन कट गया। अब आपको बी और सी में देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए ए सबसे लास्ट है और यहाँ पर पहला है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी कट गया। क्लियर। प्रश्न नंबर 12 है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को और किस नाम से बताया है। स्कीमा मनोबंध मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में वर्णित करने, उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध या फिर विकास का समीपस्थ सिद्धांत किसने दिया भाई बताइए। वाइगोस्की, जटपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और किस नाम से बताया, तो स्कीमा मनोबंध। ठीक है, जब भी स्कीमा आए समझ लीजिए जीन पियाजे की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 13 है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। कौन रोने लगा? रोहन। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या कहलाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, या फिर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है। भाई भेदभाव कहाँ से कम हुआ? वो बोल रहा है ना कि
लड़के रोते नहीं हैं, इसका मतलब लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, है ना। तो जो है इसका मतलब डी ऑप्शन कट गया। लैंगिक असमानता को बढ़ावा, समानता यहाँ पर कहाँ दिख रही है आपको, असमानता दिख रही है ना, समानता तो कहीं दिख नहीं रहा है। और लैंगिक रूढ़िवादिता को, बिल्कुल लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, ठीक है। इसकी मतलब वो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्लियर। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, कोई भी तेज हो सकता है, वो चाहे लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी रो सकता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना। ये बस फर्क पड़ता है इमोशनल होने। प्रश्न नंबर 14 है, कक्षा 1 से, यहाँ पर 1 कर लीजिएगा आप लोग। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। स्थापित कर लेना आप लोग, थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो जाता है टाइप में करने में, है ना। स्थापित। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, बताइए। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। किसकी बात की जा रही है, कक्षा 1 से 5, इसका मतलब प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है ना। अब प्राथमिक स्तर में बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अगर बच्चा छोटा होता है तो वो अपने घर से इस विद्यालय जाना चाहता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर में होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर में होनी चाहिए, है ना। कितने किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में होनी चाहिए। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। अगर 6 से 8 की बात की जाती तब वहाँ पर 2.5 से 3 किलोमीटर हो जाता, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर जूनियर लेवल की बात की जाती है कि जूनियर लेवल में बच्चों के लिए कितनी दूरी में विद्यालय होना चाहिए, तो 2.5 से 3 किलोमीटर में। बच्चा यहाँ पर छोटा है तो इसलिए 1 किलोमीटर, है ना। प्रश्न नंबर 15 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटी एक्ट का पूरा नाम पूछा गया। आरटी एक्ट 2009 का पूरा नाम क्या है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। 2010 वाला काट दीजिए आप लोग, 2010 जहाँ पर है। और ए और डी में आपको देखना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए मिल रहा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और यहाँ पर डी ऑप्शन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है भाई। बात तो बालक की जा रही है। जब बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो आरटी एक्ट का सही नाम है, इसलिए डी ऑप्शन को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 16 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणाओं समझ, रटने वाला गलत, संरचनावादी गलत, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो बदलाव होना चाहिए खोजबीन आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा कथन आरटी एक्ट 2009 के बारे में गलत है, यानी कि असुमेलित का मतलब गलत है। आपको गलत वाला देखना है, कौन सा कथन गलत है। कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, बिल्कुल सही है। आपको चाहिए क्या, गलत वाला। माता पिता की बाध्यता होगी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आती है। और धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षित व दुर्बल वर्ग के लिए है। ये क्या है आपका, सही है। प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आती है, बिल्कुल प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आती है, सही। अब आपका गलत क्या होगा, गलत आपका हो जाएगा बी, यही आपका हो जाएगा सही। माता पिता की बाध्यता होगी, बाध्यता नहीं, माता पिता का अधिकार है कि वो अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें, यानी कि 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान करें, ये उनका अधिकार है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाध्यता गलत है।
प्रश्न नंबर 18 है कि डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण, थोड़ा सा काम चल रहा है ऊपर इसलिए आवाज़ आ रही है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। वंशानुक्रम तथा वातावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है ना। हम जो भी कुछ हमारा जो विकास होता है सबसे पहले वातावरण और वंशानुक्रम। आपको जैसा वातावरण मिलेगा आप वैसे बन जाओगे, है ना। वंशानुक्रम जैसे आपके घर के लोग होंगे, जैसे आपको जैसी शिक्षा देंगे वैसे आप हो जाए। तो इसलिए वंशानुक्रम वातावरण का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे विकास पे। प्रश्न नंबर 19 है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आलोचना की जाती है किसकी? कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की। तो यहाँ पर देखिए भाई कौन सा सही है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। सही पूछा गया है यहाँ पर, कौन सा कथन सही है। सही वाला आंसर लगाना है, यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पर है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। तो दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया, बिल्कुल गलत है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है? नहीं दोहराया। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। और डी ऑप्शन है कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित, यही आपका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग ने पूरे सिद्धांत में पुरुषों की बात की है, महिलाओं के प्रति वो पक्षपाती हैं, ठीक है, पक्षपाती हैं महिलाओं के प्रति, वो जो है पुरुषों के नमूने पर पूरे बात की, इसलिए यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए कहाँ? आरटी एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए कहाँ? घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले लोगों के साथ जो उन्हें सहायता उपलब्ध कराएं, माता पिता के साथ, या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सी ऑप्शन। जहाँ पर समावेशी शिक्षा दीजिए 90% आप आँख बंद करके लगा दीजिए, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आंसर की करिए। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। लिंग का बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। लॉक करिए सी ऑप्शन को। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं हो सकता। लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है एक बालक गर्म स्टोव को छूता है जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे दोबारा वह स्टोव को नहीं छूता। बालक का यह व्यवहार क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है, अधिगम कहलाता है, परिपक्वता फिर वृद्धि। परिपक्वता वृद्धि दोनों काट दीजिए क्योंकि यहाँ से वृद्धि और परिपक्वता की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए अनुभव और अधिगम में जब बालक गर्म स्टोव को छूता है और उसका हाथ जब जल जाता है तो दोबारा स्टोव को नहीं छूता है, उसका यह व्यवहार क्या कहलाता है? इसका मतलब वो क्या हो गया भाई? उसका मतलब वो सीख गया कि अगर हम दोबारा छुएंगे तो फिर से जल जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुभव नहीं होगा, उसका एक्सपीरियंस नहीं है वो। ये हो जाएगा उसका अधिगम, कि वो अधिगम उसको हो गया, सीख गया, लर्निंग। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी का? आनुवंशिकता क्या होती है? जो हमें माता पिता दादा दादी से प्राप्त होता है वही आनुवंशिकता होता है। अगर हमारी माँ की आंखें कैसी हैं? भूरी भूरी हैं। अगर हमारी आंखें भूरी हो गई तो क्या कहते हैं लोग कि देखो उसकी आंखें उसकी माँ जैसी है। तो आँखों का रंग क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो गया। हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, है ना, फटाफट ख़त्म करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। आनुवंशिकता देखिए ना आप, आनुवंशिकता मतलब होता है जो माता पिता दादी दादा परदादों से जो प्राप्त हुआ हो। प्रश्न नंबर 24 है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? जब अनुभव द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन करते हैं उसको क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं, प्रेरणा, इसमें सीखना। जब हमारे अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं सीखना। ठीक। प्रश्न नंबर 25 निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित? अभी हमने बताया ना गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक कितने हैं? कोहलर, कोफा, वर्दाइमर। यहाँ पर आपको कौन दिखे? डी ऑप्शन कोहलर। लॉक करिए आप। प्रश्न नंबर 26 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया?
4 चरणों में, 3, 7 चरणों में, 5 चरणों में? ये ऑप्शन हो जाएगा 4 चरणों में। कौन कौन से? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? प्रश्न 27 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जिसको बोलते हैं इंद्रियगामक अवस्था। अगर यहाँ पर संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछा जाए या फिर इंद्रियगामक अवस्था पूछा जाए, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो संवेदीगामक अवस्था क्या होती है भाई, बताइएगा आप लोग। तो जन्म से 2 वर्ष तक ये क्या हो जाएगा, संवेदीगामक अवस्था, जिसको कहते हैं इंद्रियगामक अवस्था। 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नोट कर लीजिए। और 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से ऊपर क्या हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक अवस्था। क्लियर? प्रश्न नंबर 28, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ, देश भर में लागू हुआ और बना कब? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010 से 26 अप्रैल 2010 या फिर 1 अप्रैल 2011 से। तो देखिए लागू कब हुआ। आरटी एक्ट 2009 आप पढ़ते हैं ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं आंसर ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं आरटी एक्ट 2010 यही पढ़ते हैं ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपकी कहीं 9 मिल ही नहीं रहा है, आरटी एक्ट 2009। तो आरटी एक्ट 2009 बना 2009 में, है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और आया 2009 में। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, या आप एनसीएफ पढ़ते हैं ना, एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो एनसीएफ 2005 कहाँ से आया? एनसीएफ 2005 कहाँ से आया? नोट करिए, एनसीईआरटी से आया, है ना। एनसीएफ 2005 आपके एनसीईआरटी से आया, और एनसीईआरटी कब आया? तो 1961 में आया। क्लियर? प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। निगेटिव के साथ आप निगेटिव लगाइएगा। ऐसा कौन सा है जो एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? अब यहाँ पर थोड़ा सा आप पॉइंट देखिएगा। एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत दिए गए हैं, इस प्रकार हैं। ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ा जाए, रटने हो जाएगा, रटने की प्रणाली खत्म की जाए, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, लर्निंग बाय डूइंग, लचीला बनाया जाए, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट बिंदु हो उसको आप पाठ्यक्रम में शामिल करके देख लिए आप लोग कि एनसीएफ 2005 के सिद्धांत ये इतने हैं, यानी कि 5। अब यहाँ पर आपको देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ठीक, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ये क्या है ना, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा है ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ा है ना। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, रटने की प्रणाली खत्म की जाए, ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका बताइए, ये भी आपका है कि नहीं, है ना। ये भी क्या है आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, अब बच्चों की को चौमुखी, जिसको बोलते हैं चतुर्मुखी, बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराया जाए, ये भी क्या है आपका सही है, जिसको बोलते हैं कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। क्लियर? लेकिन अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ये एनसीएफ 2005 में नहीं कहा गया है, यही आपका क्या है निगेटिव है। और पूछा क्या गया है ऐसा कौन सा है जो मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? लॉक करिए सी ऑप्शन को। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना हो, चाहे आप जो है पढ़ रहे हो सीडीपी या फिर ईवीएस पढ़ रहे हो, कहीं भी अगर मिलता है तो आप समझ लीजिए पॉजिटिव पॉइंट है आपका। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30
कि बच्चों के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न में कौन सा कारण उपयुक्त है। बच्चों के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न में कौन सा कारण उपयुक्त है, सबसे बेस्ट है पुस्तकों की सहायता से बच्चों को कंठस्थ करना, रटने, रूट लर्निंग, समझ न आने पर बच्चों को दंडित करना, उनके अभिभावकों को कार्य सौंपना, बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध करना। डी ऑप्शन को सही करिए कि बच्चों के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न में कौन सा कारण उपयुक्त है, कौन सा ऐसा कारण है जो भाषा विकास के लिए सबसे बेस्ट है। तो बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध कराओ, उनका भाषा विकास अच्छे से हुआ। क्या आप उनको कंठस्थ याद करवाओगे, क्या बच्चा नहीं समझ रहा तो उनको दंडित करोगे या फिर उनके अभिभावकों को सौंपोगे कार्य, है ना। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाए। तो ये थे दोस्तों आज के 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी को सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।